जैसे ही प्रज्ञा घर में आई, काव्या और रचित के चेहरे देखकर हैरान रह गई। उनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। आसपास के जो लोग खड़े हुए थे वो भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। आखिर क्या बात हो गई, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। कि तभी उसकी नज़र अपनी सासू माँ पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, अचानक नंद रिया ने सुनाना शुरू कर दिया। वाह भाभी, घूम फिर आई आप। आपको ही लगी थी ना अपने मायके जाने की। ये भी नहीं सोचा कि आखिर एक बुजुर्ग सास को कैसे घर पर अकेले छोड़कर जा रही हूँ। जब मैंने तुम्हें मना किया था मायके जाने के लिए तो तुम मायके क्यों गई थी? मेरी मम्मी की तबीयत से बढ़कर क्या तुम्हारा मायका है? अगर इतना ही शौक है अपने मायके में जाने का तो वहीं पर रह जाती, यहाँ वापस लौट कर क्यों आई? पति रचित भी कुछ कम नहीं था। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं मम्मी से मिलने के लिए घर आई थी और यहाँ पर देखा तो माँ बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे तैसे मैंने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खुलवाया। सही बात है, बहू भला कभी किसी सास की सगी हुई है? आज आपकी हरकत के कारण हमारी मम्मी को कुछ हो जाता तो याद रखना मैं आपको छोड़ती नहीं, काव्या ने कहा। अचानक सासू माँ की हालत का सुनकर प्रज्ञा उनके कमरे की तरफ दौड़ी चली आई। क्या हुआ मम्मी जी को? जब मैं यहाँ से गई थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी ना। लो, अब ऐसे दिखा रही है जैसे बड़ी चिंता है हमारी मम्मी की। दूर रहो उनसे, अपनी माँ के पास चली जाओ जिनसे मिलने के लिए तुम इतनी बेताब हो रही थी। कि ये भी होश नहीं था कि पीछे सास अकेली है। रचित प्रज्ञा को बाहर की तरफ धकेलते हुए बोला। अरे मुझे देखने तो दो मम्मी जी को, हुआ क्या है? उनकी तबीयत कैसी है? प्रज्ञा ने रचित से कहा। हम खुद संभाल लेंगे हमारी मम्मी को, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही ख्याल रहता तो पहले ही नहीं जाती। रचित गुस्से में बोला। आखिर दिखा दिया ना अपना त्रिया चरित्र, बड़ा अच्छा बनने का ढोंग करती थी। ऐसी सेवा करी है अपनी सास की कि बिल्कुल बिस्तर पर ही पहुंचा दिया। काव्या बीच में ही बोली। तभी पड़ोस में रहने वाली सीमा आंटी, जो कि सुमन जी की अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? कम से कम उसे धकेलो तो मत और मम्मी से मिल लेने दो। क्या मिलने दो आंटी? आपने देखा नहीं मम्मी की क्या हालत हो गई है? पैरों में प्लास्टर चढ़ गया है और अभी भी बेहोश हैं। सब इसकी वजह से हुआ है। अरे मायके से इतना ही मोह था तो शादी ही क्यों की थी? रह जाती अपने माता पिता के पास ही। रचित ने सीमा आंटी को सुनाते हुए कहा। आखिर रचित की बात सुनकर सीमा आंटी भी चुप हो गईं। लेकिन जब आज पड़ोस के लोगों ने कहा कि थोड़ी देर शांति रखो तो रचित और काव्या उन लोगों पर भी बिगड़ गए। आखिर सभी अपने आप ही चुप हो गए। लेकिन अभी तक ये तमाशा देख रहे दोनों बच्चे, 7 साल का यश और 5 साल की पीहू, रो पड़ी। उन्हें रोता देखकर प्रज्ञा उन दोनों को अपने साथ लेकर अपने कमरे में जाने लगी कि तभी काव्या बोली। वहाँ कहाँ जा रही हो आप? कहा ना भाई ने निकले आप यहाँ से। नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से, ये घर मेरा भी है। इस घर से मुझे तुम तो क्या तुम्हारा भाई भी नहीं निकाल सकता। अपनी ज़िंदगी के 10 साल दिए हैं मैंने इस घर को, और ये तुम दोनों भी अच्छे से जानते हो कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी मैंने। तुम दोनों से ज़्यादा मम्मी की सेवा मैंने ही की है। लेकिन एक गलती क्या हुई, मेरे इतने सालों के किए पर पानी फिर गया। वो गलती जो मेरी है ही नहीं। सासू माँ को होश आने दो, उसके बाद ही बात करना मुझसे, प्रज्ञा एकदम दृढ़ होते हुए बोली। ये देखकर काव्या चुप हो गई, जबकि रचित वहीं सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। एक एक करके पड़ोसी धीरे धीरे वहां से निकल गए थे। प्रज्ञा की रचित से शादी को 10 साल हो चुके थे और इन 10 सालों में उसने कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नंद काव्या की शादी उसकी शादी से 1 साल बाद ही हुई थी, लेकिन खुद अपने ससुराल में परेशान थी। तो उसे लगता कि भाभी तो यहाँ ऐसे रह रही है और मैं वहाँ ससुराल में खटती रहती हूँ। पर सास सुमन जी प्रज्ञा को बहुत मानती थी, क्योंकि प्रज्ञा ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा था। अभी कुछ दिनों से प्रज्ञा की मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए वो बार बार बेटी को आकर मिलने के लिए कह रही थी। लेकिन पीछे सुमन जी घर पर अकेली रह जाएगी, ये सोचकर रचित उसे जाने नहीं दे रहा था। बस हर बार यही बहाना बना देता कि जिस दिन वो घर पर हो तब चली जाना। हालांकि सुमन जी बिल्कुल स्वस्थ थी। आज सुबह दोबारा प्रज्ञा की मम्मी का फ़ोन आया तो प्रज्ञा ने रचित से जाने के लिए पूछा, लेकिन रचित ने जाने से साफ मना कर दिया। तब सुमन जी ने कहा कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकती। 2-3 घंटे में अपनी मम्मी से मिलकर आ जाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? जाने दे, इसको बेवजह मेरे नाम पर उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। सुमन जी के डांटने पर रचित कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने हाँ भी नहीं की। खैर
रचित के जाने के बाद प्रज्ञा भी तैयार होकर दोनों बच्चों को साथ लेकर रवाना हो गई। सुमन जी किसी काम से ऊपर छत पर गई हुई थी कि तभी काव्या भी आ गई और उसने बैल बजाना शुरू कर दिया। सुमन जी ने ऊपर छत पर से देखा भी, आवाज़ लगाकर पूछा भी, लेकिन काव्या तो बैल बजाने में बिजी थी। सुमन जी बैल की आवाज़ सुनकर नीचे आने लगी, लेकिन काव्या तो शायद अपनी उंगली स्विच पर से लगाकर हटाना ही भूल गई। निरंतर बैल की आवाज़ सुनकर सुमन जी ने थोड़ा जल्दी नीचे उतरने की कोशिश की और इसी हड़बड़ाहट में उनका पैर मुड़ गया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरी और उनका सिर दीवार से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो काव्या ने रचित को फ़ोन लगाया। तब उसे पता चला कि प्रज्ञा तो अपने मायके गई हुई है और सुमन जी घर पर अकेली है। तो उसने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए और सुमन जी को अस्पताल लेकर गए। उनके एक पैर में माइनर फ्रैक्चर आ चुका था और सर पर गहरी चोट आई थी। बीपी लो होने के कारण वो अभी भी बेहोश थी। खैर थोड़ी देर के बाद काव्या की आवाज़ आई, भैया मम्मी को होश आ गया। ये सुनकर रचित के साथ साथ प्रज्ञा भी उसी कमरे में दौड़ी चली आई। प्रज्ञा को देखते ही सुमन जी बोली, अरे बहू तू आ गई। इससे पहले प्रज्ञा कुछ कहती, काव्या ने कहा, मम्मी तुम्हें अभी भी बहू दिख रही है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, और तुम्हारी सेवा करने वाले बेटा बेटी तुम्हें नजर नहीं आ रहे। उसकी बात सुनकर प्रज्ञा का चेहरा देखकर सुमन जी को समझ आ गया कि उनकी इस चोट के कारण प्रज्ञा को बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। उन्होंने प्रज्ञा की तरफ देखकर कहा, बहू मेरे पास आकर बैठ जा ताकि मुझे थोड़ी तसल्ली तो आ जाए। मम्मी हम लोग बैठे हैं ना, इसे बैठाने की क्या ज़रूरत है। रचित ने गुस्से से प्रज्ञा की ओर घूरते हुए कहा, मम्मी आपको कुछ खाकर अभी दवाई लेनी है। भाभी आपके पास बैठ जाएगी तो आपके लिए हल्का फुल्का जो भी खाना बनाना है वो कौन बनाएगा। काव्या भी बीच में ही बोली, क्यों अभी तो तू मेरी सेवा करने की बात कर रही थी, तुझे नहीं पता कि खाना कैसे बनाना है। सुमन जी ने कहा तो काव्या झेप गई, पर भाभी की रसोई तो भाभी ही जानती है ना, मुझे क्या पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो एक काम कर, रचित को ले जा, वो तुझे बता देगा, और फिर जिस तरह का मैं खाना खाती हूँ उसी तरह का ही बनाना। मम्मी मुझे क्या पता, अचानक रचित बोला, जब तुझे ये नहीं पता कि तेरे ही घर में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, तेरी मम्मी किस तरह का खाना खाती है, तो तुम लोग बहू पर किस मुंह से इल्ज़ाम लगा रहे हो। जब तुम बेटा बेटी होकर मेरी सेवा नहीं कर सकते। और एक बात बताओ, पिछले 10 सालों से इसने कभी किसी चीज़ की कमी रखी है, जो एक चीज़ पर तुम लोगों ने इसे इतना सुनाना शुरू कर दिया। और गलती तो उस इंसान की थी जो दरवाजे पर आकर बैल के स्विच पर उंगली रखकर भूल गया, जिस कारण दरवाज़ा खोलने की हड़बड़ाहट में मैं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे नहीं पता कि इससे तुमने अब तक क्या कहा, लेकिन मेरे सामने मेरी बहू को कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर सुमन जी की बात सुनकर रचित चुप हो गया और प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ गए। वो सुमन जी के गले लगकर रो पड़ी। काव्या तो वैसे भी बोलने के लायक ही नहीं थी। वो तो अपने ही ख्यालों में उस पल को याद कर रही थी जब वो दरवाजे की घंटी निरंतर बजाई जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।